और आप सभी करीबन 24 राज्यों से और देश के बाहर से अपने अंदर जो पड़ी हुई उत्कंठा है, पड़े हुए प्रश्न हैं, जिनके कंधों पे भारत की भाग्य धरोहर आने वाले समय में आनी है, ऐसे युवाओं से हम अपेक्षा करेंगे कि जो नई नई तकनीक जो आ रही है, जो इनोवेशन हो रहा है, whether it will be useful for the human being or it will be an adverse, कई सवाल, कई शंकाएं हर व्यक्ति के मन में आती है और आना स्वाभाविक है। जहां प्रश्न नहीं है वहां उत्तर नहीं मिल रहा है। जैसे आशुतोष जी ने कहा, प्रश्न खड़े होने चाहिए। दुनिया में कहीं भी इनोवेशन हुआ है, हम अगर 100 साल पहले की वेस्टर्न कंट्रीज और ब्रिटिश वगैरह की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखेंगे, या जर्मन साइंटिस्ट जितने भी हुए, कि फल का नीचे गिरना क्यों, ये सवाल तो खड़ा हुआ ना। लॉ ऑफ ग्रेविटी तो बाद में बना, लेकिन सवाल तो खड़ा हुआ ना, ऊपर जाने की भी जगह है, चारों दिशाएं, कोई बाधा नहीं है, क्यों नहीं जाता है। तो इस सारे सवाल और उनमें से अपने जवाब अपने आप मिलते हैं। रही बात इसका कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गुड गवर्नेंस के बारे में कैसे उपयोग होगा और ये उपयोग सकारात्मक कैसे होगा, तो गवर्नेंस जो है उसमें दो बड़े पिलर हैं। वन इज ब्यूरोक्रेसी एंड द अदर इज पॉलिटी। We are the largest democracy in this world and we have our written constitution. And gathering from all across the globe, the best we have accepted. And more. See, why do we need a governance? Why do we need a state of governance? In a democratic country, the basic requirement of this governance is लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको क्या चाहिए, अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, शिक्षा कैसे होगी, स्वाभिमान के साथ अपने पैरों पे खड़ा होके सीना तान के जीने वाली पीढ़ी कैसे होगी। तो सरकार और पॉलिटी, ब्यूरोक्रेसी इज ए परमानेंट प्रोसेस। वो एक बार सरकार की नौकरी में आ जाते हैं तो रिटायर होने तक रहते हैं, और पॉलिटी इज ए टेम्पररी फिनोमिनन। एक पक्ष की सरकार आज यहां पे है, कल दूसरी भी आ सकती है, लेकिन इसको संयमित रखने का काम कौन कर रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट्स जो कहा गया है, उसके अंदर ही तो चलता है। गुड गवर्नेंस का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो बाद में हम पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द गुड गवर्नेंस, and later think on use of artificial intelligence. लेकिन what you really mean to have a good governance? तो ये आपके मन में जो सवाल है ना, वो पहला सवाल यह होना चाहिए कि what you call a good governance, what does it mean with respect to rendering services, with respect to safeguard the nation, with respect to eliminate the part of corruption prevailing in the phenomenon, with respect to the span of hierarchy, the difference of decision making,
various levels. What do you really mean to have a good governance? Then you will be able to understand the real use of artificial intelligence in a good governance, in the betterment of the society. ये आप तब समझोगे. इसलिए हमारी समस्या क्या है? मेनली हमारी समस्या यही है कि हमारे देश के बारे में जब हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं? रियली मैंने बहुत युवाओं से बात की है, बाहर का बहुत अच्छा लगता है, सबको लगता है, होना चाहिए, लेकिन 100 करोड़ वाले देश है कितने? बताइए. हाउ मेनी कंट्रीज आर मोर देन 100 करोड़ पॉपुलेशन? हाउ मच? 2. इंडिया एंड चाइना. शैल वी कॉल इट हाथी देश? और 50 करोड़ वाले बकरी देश, और 50 लाख करोड़ वाला चूहा देश. ये चूहा देश हमें आज तक सलाह दे रहा था कि आपका नंबर 130वां था इस दुनिया में, हमारी बात मानने से आपकी तरक्की हो गई और आपका नंबर 125वां हो गया, तरक्की हो गई. और हमने भी मान लिया, क्योंकि गोरा वाक्य प्रमाणम. क्यों मान लिया? गोरा वाक्य प्रमाणम. हमने हमारे बारे में नहीं सोचा. पहले तो गवर्नेंस के बारे में हम सोचे, वी आर दी यूथ ऑफ एलिफेंट कंट्री. हम हाथी देश की संतान है. और हाथी देश के संतान चूहे से घबराएगी क्या? दैट स्पिरिट मस्ट बी इनहेरेंट in my Indian youth. That is the prerequisite to understand the good governance and be a good citizen. रही बात, बहुत सारी चीजें हैं we can do, लेकिन क्या हमारे मन में वो जज्बात है? मैं तो कई बच्चों को मिलता हूं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई फार्मेसी का कर रहा है, पैरामेडिकल के बहुत सारे बच्चे, इंजीनियरिंग कर रहा है. मैंने कहा क्या सोच रहे हो बेटा, पढ़ के क्या करोगे? क्या ख्याल है मन में? मैं डिग्री लेके निकलूंगा और एक रिवॉल्विंग चेयर होगी, मुझे वहां नौकरी मिलेगी और मैं बटन दबाऊंगा और प्यून पानी पिलाएगा. लेकिन जब वास्तविक डिग्री लेके कागज लिख के निकलता है ना, तो प्यून की भर्ती में भी 10 लाख अर्जियां आती है. वेयर डू वी स्टैंड? तो ये जो रियलिटी एंड द ड्रीम्स, I wish all your dreams comes to reality, and that is the good governance. That is the good governance. The dreams of the people, the dreams of the youth, and the dreams of anybody, any downtrodden person comes a reality, that is good governance. कई बार मैं भी सोचता हूं कि ब्रिटिशर को हमने निकाले क्यों? बहुत गोरे थे, 6 फीट से तो सब ऊंचे ही थे. अरे इतना बड़ा आंदोलन करके इतने 100-200 साल के संघर्ष के निकाला क्यों? कई लोग कहते थे वो टेलीफोन लाए, कई लोग कहते थे जो रेल लाइन लगाई, कई लोग कहते हैं गॉड फीयरिंग थे, भले किसी भी गॉड को मानते हो. कोई कहते थे वो लॉ अबेडिंग पीपल थे. निकाले क्यों? इसलिए निकाले कि मेरी धरती की मिट्टी की सुगंध उसमें नहीं थी.
तो जो आज युवाओं के मन में क्या पड़ा है, मैं तो पढ़ भी सकता हूं, आप बोले नहीं तब भी। आप अगर नहीं सवाल करेंगे ना, तो इतना ईश्वर ने हमें पता नहीं संकेत किया होगा कि आपके मन के सवाल क्या हो सकते हैं। सवाल है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, ये डिजिटलाइजेशन का जो बेनिफिट है, मैंने इस आदरणीय मोदी जी की सरकार के 11 साल के शासन के मॉडल को स्टडी किया। योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट में डालने का डीबीटी विद इन द स्पैन ऑफ 10 years 29 लाख करोड़ रुपीस जनता के अकाउंट में सीधे गए। किसी ने 1 रुपया चुरा लिया नहीं। It was the reason of this technology. And whenever the artificial intelligence comes, we can use it better. लेकिन इसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स रहेंगे। जैसे हम जीएसटी लाए, तभी भी हमको अखबार में पढ़ना पड़ता है कि इसने गमन किया। पहले वैट था, इसके पहले स्टेट और सेंट्रल टैक्स थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लोग क्या करते हैं। एक नंबर तो आपने सुना होगा कि टैक्स लेना नहीं, टैक्स भरना नहीं। चिट्ठी, न टैक्स किसी से लेना, न सरकार को भरना, दैट इज कॉल्ड नंबर 2। नंबर 1 क्या है? टैक्स कलेक्ट करना और उस कलेक्टेड टैक्स को सरकार में जमा करना, दैट इज 1 नंबर। हैव यू एवर हर्ड ऑफ नंबर 3? आपने तो अब आज तक 1 और 2 नंबर ही सुना होगा। किसी ने 3 नंबर का टैक्स चोरी का सुना है? नहीं सुना ना। 3 नंबर की चोरी मैं बताता हूं। एक समय में, जैसे कि मैं गुजरात से आता हूं, एक सेंट्रल सेल टैक्स हुआ करता था, सीएसटी, वो 4% था। तो चोरी कैसे करते थे? गुजरात से राजस्थान माल भेजा। प्लीज अंडरस्टैंड हाउ दे आर मैन्युपुलेटिंग द लॉस। माल भेजा नहीं था, लॉरी रिसिप्ट और इनवॉइस भेजा, न माल बनाया न माल भेजा, और 4% सरकार से रिफंड लिया बिना कुछ किए। न माल बना न माल गया। दैट इज कॉल्ड नंबर 3। हैव यू हर्ड एवर नंबर 4? दैट इज नंबर 4 ऑल्सो। तो ये सब रोकना तो पड़ेगा ना। और एक करप्शन क्यों होता है? द मैन हैज गॉट द डिस्क्रिशनरी पावर। इंसान के पास जब डिस्क्रिशनरी पावर आता है, वेदर इज डीएम, वेदर इज सेक्रेटरी, वेदर इज डेप्यूटी सेक्रेटरी, हुएवर इट मे बी, आदमी को जब निर्णय करने का अधिकार दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर्स, तब करप्शन अलाउ हो जाता है। वहीं से शुरू होता है। और इसकी कोई मर्यादा भी नहीं है, और जनता इसका शिकार होती है। आपके मन में भी सवाल होता होगा,
मैं भले राजनीति से हूं लेकिन मैं छिपाऊंगा नहीं। आपके मन में भी सवाल होता होगा कि मेरा सब जेन्युइन है, मेरा मेरिट है, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम माई एप्लीकेशन इज एंटर्ड, वाई आई हैव बीन डिस्कार्डेड, और मेरे बदले दूसरा क्यों? आता है ना सवाल? टेल मी यस और नो। आता है। तो ये जो सिस्टम है डिस्क्रिशनरी पावर वाली, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी प्रावधान होगी, आई एम श्योर कि देयर विल बी लेट डाउन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी बोथ। it will be very difficult to escape out of it। और सजा का प्रावधान नहीं है। गवर्नेंस में क्या है, सरकार में सभी कर्मचारी नौकरी करते हैं, सभी को इक्वल सैलरी मिलती है, एक एक कैडर को। अच्छा काम करेगा उतनी ही सैलरी, जो काम बिगाड़ेगा उतनो ही सैलरी, नहीं करेगा उतना उसको भी उतनी ही सैलरी। ये तो गजब की बात है। ये तो पांजरापोल जैसा हो गया। वो सर मारेगा वो उसको भी घास मिलेगा इक्वल। ये तो गलत बात होगी। तो ये, और दूसरा एक प्रावधान इसमें, अगर काम करने की प्रेरणा कहां से आती है ब्यूरोक्रेसी में, ये भी एक सोचने का विषय। कि पगार तो मिलनी है, पहली तारीख को सैलरी का, या तो बैंक में आ जाना है, तो इंस्पायर कौन करेगा? कौन इंस्पायर करेगा? प्रो पीपल कौन बनाएगा कि आई एम डीएम ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट एंड माई पीपल शुड नॉट बी हैरेस्ड, दे शुड नॉट बी अनहैप्पी बिकॉज ऑफ माई सिस्टम। ये फीलिंग कहां से आएगी? मैं अब जब आया था, एक बेटी पूछ रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फीलिंग तो होती नहीं है, इट इज अ मशीन। तो आपके मन में यह सवाल कि व्हाट इज द रेमेडी? देयर आर इश्यूज, इवन वी डोंट बिलीव देयर इज नो इश्यू, देयर आर इश्यूज, but there are solutions. Wherever the question is there, the answer is already there. मैं सही में ये आप लोगों के पास आज जो डिस्कशन आप करेंगे, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आशुतोष जी कहेंगे आपके मन में जो सवाल आए ना, जिस फील्ड का आए आप पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि इसका सही उत्तर से समाधान कर पाऊं। और ये सरकारों की शासन व्यवस्थाएं, लोगों की अपेक्षाएं, एक बच्चा फटी हुई चड्डी पहन के गवर्नमेंट स्कूल में गांव में जाता है, दूसरा कॉन्वेंट में जाता है, दोनों भारतीय बच्चे हैं। दे हैव द इक्वल राइट टू हैव एन एजुकेशन, है ना? हर एक बच्चे को इक्वल इन क्वालिटी, इक्वल इन नॉलेजेबल, इक्वल इन टेक्नोलॉजी अधिकार है ना बच्चों को, चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो, भारत में पैदा हुआ। कैन इट बी मेड इक्वल? कैन इट बी मेड इक्वल? आई एम आस्किंग यू। It can be. Whenever you will ask question, I will give you the answer. It is possible. See, discrimination based on caste, creed and community,
sex and religion. How can it be the distance can be narrowed? ये भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ गवर्नेंस है, ये भी सरकार के शासन का एक पार्ट है। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि समस्याएं तो है, लेकिन हमारे मन में एक ताकत होनी चाहिए, एक जज्बा, एक जुनून। और हमारी देशभक्ति भी कैसी है? भारत पाकिस्तान के मैच होती है तो देशभक्ति जाग जाती है, फिर दूसरे दिन सो जाती है। See, it is a permanent process. दुनिया में कोई भी देश में जाओ, आप कहेंगे आई एम जापानीज, आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम जर्मन, आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम ब्रिटिश, आई एम प्राउड ऑफ इट। एंड व्हाट इज लैकिंग इन इंडिया? ये प्राउड क्यों नहीं हो रहा? मेरे मन में भी सवाल है, व्हाई डू वी डोंट फील प्राउड? सबसे पहली संस्कृति की पृथ्वी के प्रादुर्भाव से यह राष्ट्र सर्व तरह से विकसित राष्ट्र था। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे विज्ञान, आयुर्विज्ञान, कुछ भी चीज हो, भारत कभी पीछे नहीं रहा। संस्कृति के बारे में जब बाकी संस्कृतियां, रोम, यूनान, मिस्र की, इसलिए हम कहते हैं रोम, यूनान, मिस्र मिट गए, जहां से कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह भारत, ये भी हमारे लिए महत्व का है। और मैं मानता हूं कि आप सब भिन्न प्रदेशों से आए हैं, यहां से 3 दिन के बाद आप जब जाए ना, तो कुछ लेके जाइए। ऐसे वार्तालाप बहुत कम होता है। सभाएं तो बहुत होती है, भाषण होते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। समथिंग टू ग्रास्प, something to study, something to have our own will and wish, ये होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि मेरे दोस्त ने वहां एडमिशन ले लिया तो मैं भी ले लूं, मेरी सखी ने ले लिया तो मैं ले लूं, बस। We don't choose our own path. That is one of the problem. और गवर्नेंस में आप देखिए, गवर्नेंस इज वन ऑफ द थिंग कि जो प्रजा की पीड़ा को मिटा सकता है। अगर हम उसको जितना भी कोसना है कोसे, लेकिन योजना का कार्यान्वयन वहीं से ही होता है। और हर योजना कहां से निकलनी चाहिए? लोगों की पीड़ा में से, लोगों के दर्द में से जो योजना निकलेगी वही समाधान करेगी। पॉपुलरिस्टिक योजनाएं निकलेगी, वो मत हमको दिलाएगी, लेकिन लोगों के हृदय नहीं जीत पाएंगी। ये सत्य है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपके मन में जितने सवाल आए करिए, और हम पे गुस्सा भी करिए जो यहां स्पीकर है, कोई बात नहीं, झाड़ दीजिए, लेकिन एक बार अंदर से बाहर आने दीजिए। बहुत पड़ा है आपके पास, बहुत पड़ा है, इतना पड़ा है कि उसके लिए हम अगर बुक्स लिखना चाहे ना तो उसके पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। मैं युवाओं के साथ बहुत रहा हूं, बहुत उम्मीदें बच्चों की मैंने देखी हैं। मैं आज आपके बीच 2 बजे तक हम रहेंगे, लेकिन मैं
यहां जितने भी डिग्निटरीज आए हैं, अपने जो आपको मार्गदर्शन किया, आपसे वार्तालाप किया, दे आर द बेस्ट पीपल इन देयर ओन फील्ड। ऐसे मौके क्लासरूम में नहीं मिलेंगे, ऐसा अवसर आपको नोटबुक से नहीं मिलेंगे। कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा पढ़े हो कि नहीं? है कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा जिंदगी में कितना काम आया? हाँ, कितना काम आया? कुछ नहीं आया। मगिंग किया, भेजा में डाला, पेपर में लिखा। इसीलिए अब सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो कर रही है ना, कभी विजुअलाइज करना नई शिक्षा नीति क्या है। कितने लोग जानते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में? बहुत कम, बहुत कम। नई शिक्षा नीति यह है कि टका, परसेंटेज जो बोलते हैं ना, परसेंटेज की वैल्यू, पुस्तक की वैल्यू, पुस्तक की डिग्री मेरे देश को आवश्यकता नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने 125 साल पहले कहा था कि मेरे देश की महाविद्यालय, विद्यालयों से सिंह जैसे गर्जने करने वाले, सिंह गर्जना करने वाले बेटे बेटी मेरे विद्यालय से निकलने चाहिए। डिग्री के कागज को मेरे भारत की जरूरत नहीं। अनुभव, ज्ञान एंड नॉलेज, very thin difference. Knowledge can be obtained from books, सुनने से, पढ़ने से नॉलेज मिलेगा, ज्ञान अनुभव से ही मिलेगा। आपने कभी पहली छोटे छोटी उम्र में, चौथी तीसरी में होगे तो बाइसिकल सीखा होगा। पहले 3 पहिया वाली, फिर 2 पहिया वाली, है ना? तो आपने सोचा होगा कि हैंडल सीधा रखना, जब पैडल ऊपर आता है तब पांव मारना, ऐसा आपको सिखाया होगा। अब जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना, वो ज्ञान है। पहले सीखा था वो नॉलेज था, अब बिना कहे हैंडल सीधा रहता है, मोड़ आता है तो मुड़ता है, वो ज्ञान है। इसलिए एजुकेशन इज नॉट ओनली ए बुक, नॉट द नॉलेज, एक ज्ञान है। एंड वंस यू ऑब्टेन द ज्ञान, you need not to think about books and courses, because it is in your brain, it is in your heart, and this thing you live itself, वो जीते हो आप। हमें ऐसी युवा पीढ़ी चाहिए जो ज्ञान को अंदर उतारे, जिए, मुश्किलों का सामना करना पड़े तो करे, लेकिन साहस तब आता है कि जब अनुभव आता है। तो आपके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि इतने बच्चे आए हो, समय होगा तो हम बाकी सवाल भी लेंगे आपके, और आई एम ओपन। जैसे कहा ना आपको, वेद से, उपनिषद से, भागवत गीता से, कुरान शरीफ से, बाइबल से, थियरी से, प्रैक्टिस से, जो भी पूछना है पूछिए। आपके प्रश्नों का समाधान होगा, वही हमारा संतोष होगा। इतना ही कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।
AI is betterment for society। ये तकनीकी चर्चा भर नहीं है, बल्कि ये कल के भविष्य की बात है, आने वाले कल की चर्चा है। ये तय करता है AI किस तरह से नागरिक भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। इसके बाद समाज सशक्त होगा, जिम्मेदार होगा और सरकारों को जल कल्याण की ओर आगे बढ़ना होगा। तमाम चीजें हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन इस बीच में उस पल का इंतजार है जब लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अब अपना अभिभाषण हमारे सामने रखेंगे, उद्बोधन रखेंगे। आप सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय कविंद्र जी का स्वागत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में, जिसको यूथ पार्लियामेंट का नाम दिया गया है, इसमें प्रमुख रूप से उपस्थित गुजरात के पूर्व गृह मंत्री श्रीमान श्री गोवर्धन झड़पड़िया जी, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, श्रीमान राजेश गोयल जी, श्री अश्विनी जी, मंच के सामने हमारे सभी मीडिया के पर्सन, देश भर से आए हुए हमारे युवा साथी, असम के कुलपति, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान बसवराज पाटिल जी, यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों, हम सब, मुझे लगता है कि भारत के लिए सोचने आए हैं, लोकतंत्र के लिए सोचने आए हैं। एक नारा तो बनता है, भारत माता की, ऊंची आवाज में, दोनों मुट्ठियां उठाकर।